हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? ये हमारा आई थिंक सिक्स्थ लाइव सेशन है। तो जिसमें कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप लोगों को एक बार पूछ लूं कि आवाज तो ठीक आ रही है ना? आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है होपफुली। तो वहां पे अगर आप चैट बॉक्स में बता दोगे आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो वी कैन टेक दिस लाइव सेशन अहेड। सो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज ठीक है क्या इन चैट बॉक्स, तो मैं आगे वीडियो शुरू कर देता हूं आप लोगों के साथ। हेलो हेलो। आई थिंक मुझे तो यहाँ पे ठीक लग रही है। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम विद द वॉइस। चलो ठीक है। तीन टॉपिक मेरे पास है, पहले वो डिस्कस कर लेंगे पॉइंट्स, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में लेने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ। पहला है एचडीएफसी बैंक रिलेटेड थोड़ी सी बात करेंगे। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कुछ एक लॉ फर्म है, रोजन लॉ फर्म इन यूएस। उसने एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट उन्होंने बोला है कि कुछ गलत चीजें हुई है एचडीएफसी बैंक में, एंड दैट्स व्हाई दे आर फाइलिंग अ लॉ सूट। एंड उसके चक्कर में थोड़ा सा मार्केट में या फिर स्टॉक पे ओवर हैंग हो सकता है। तो उसका थोड़ा अगर बैकग्राउंड आपको दे दूं तो इसके पहले भी एक चीज हुई है एक कंपनी के साथ, वो है इंफोसिस। इंफोसिस के साथ सेम चीज हुई थी और इसी फर्म ने की थी। वो जो विसल ब्लोअर कंप्लेन थी वो यही फर्म थी जिसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया था ये सारी चीजें करने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शायद हो सकता है सब्सटेंस इसमें से कुछ ना निकले, बट आई थिंक पब्लिसिटी मिल सकती है और हो सकते हैं कुछ अलग तरीके के वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। नाउ दे आर आस्किंग फॉर अदर पीपल ऑल्सो टू ज्वाइन, एंड वो इंडिया से भी लोग रजिस्टर कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे कैन फाइल द केस इन यूएस बिकॉज एनवाईएससी पे जो एचडीएफसी बैंक का एडीआर है वो लिस्टेड है, तो वहां पे भी वो कंप्लेन हो सकती है। अब वो उसका एक्चुअल इम्पैक्ट कितना होगा नहीं होगा नोबडी नोज। सो दैट्स व्हाई सो आई स्टिल फील कि ये जो इशू है ये ऐसा इशू है कि जब कंपनी व्हीकल लोन्स दे रही थी तो वहां पे कुछ एम्प्लॉयज ने जिन्होंने वो उस व्हीकल लोन के साथ कुछ जीपीएस इंस्ट्रूमेंट्स भी बेचे थे, ऐसा और फाइंड आउट भी हुआ था, और कंपनी ने यानी कि बैंक ने एक्शन भी लिया था, उन लोगों पे निकाल भी दिया उनको, एंड ऑल दोस थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। दे हैव इन्फॉर्म्ड आल्सो, सारी चीजें हो गई थी, बट फिर भी उसके बावजूद उसको एक बेस बना के और चीजें बता के उस फर्म ने एक लॉ सूट फाइल किया है, और उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट स्टॉक के परफॉर्मेंस पे हो सकता है। वी कैन नॉट रिजेक्ट दैट, तो ये हमने समझना चाहिए। बट आई स्टिल फील लुकिंग एट द एचडीएफसी ग्रुप, लुकिंग एट देयर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आई स्टिल फील कि ये ज्यादा कुछ इसको ज्यादा भाव नहीं मिलेगा आने वाले समय में, एंड दिस पर्टिकुलर इशू विल डाई डाउन। दैट्स व्हाट आई फील करंटली। अभी तो सारी चीजें वैसे ही सामने आ रही है, और कंपनी को तो थोड़ा सा सरप्राइज ही लगा कि ये क्या, मतलब ये कहाँ से नया कुछ चीज हो रहा है। सो दैट्स हाउ, सो आई डू नॉट फील कि इट शुड हैव अ लॉन्ग टर्म ओवरहैंग ऑन दिस स्टॉक। सो वी शुड बी मतलब थोड़ा इस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं। एटलीस्ट अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि जिसमें we should be worried about this thing। तो ये मैं फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टेल यू। द सेकंड जो बात होगी यहाँ पे वो है कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के थ्रू क्या हमारे पास न्यूज आ रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज प्लानिंग टू ऐड लॉट ऑफ ऑनलाइन रिटेलर्स इन इट्स किटी, मतलब वो अमेजोन पे जो टेक ऑन करना चाहते हैं, फिर वहां पे अर्बन लैडर जैसी कंपनी हो या जिवा में हो या फिर नेटमेट्स हो, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज थ्रू इट्स सब्सिडरी रिलायंस रिटेल are trying to take some stake. That's what the news is all about. So let us see वो होता है नहीं होता है, तो एक चीज हमें समझनी चाहिए। So यहाँ पे the interesting part would be कि बातें शुरू हो चुकी है, रिलायंस रिटेल का जो न्यूज है वो मार्केट में आना शुरू हो चुका है। So I think the ground is getting prepared for the next round of action from Reliance Industries. So मोटा भाई शायद जल्द ही रिलायंस रिटेल पे बहुत सारी खुश खबरें हमें सुना सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई फील कि नॉर्मली ऐसा माहौल बनाया जाता है। इफ यू रिमेम्बर जियो के चक्कर में भी फेसबुक का नाम आया था, माइक्रोसॉफ्ट का नाम आया था बहुत बार, गूगल का नाम आया था पहले, तो उस हिसाब से वो माहौल थोड़ा सा बना था। तो जो भी कुछ ग्रेप वाइन है या फिर एक
एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, आई थिंक वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना शुरू हो चुका है. सो वी शुड बी रेडी फॉर द अनाउंसमेंट्स इन कमिंग वीक्स और मंथ्स, वी डू नॉट नो, बट चांसेस है कि वो सारी चीजें यहाँ पे शुरू हो सकती है. सो दैट इज द अनदर थिंग ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज. तो ये स्टॉक भी आपके रडार पे अच्छी तरीके से होना चाहिए. ऑलरेडी काफी भाग चुका है, बट स्टिल जिस तरीके से वैल्यूएशन के पैरामीटर्स सामने आ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो कंपैरिजन हो रहा है, जो फॉरेन कंपनीज के साथ कंपैरिजन हो रहा है, फिर वो ईवी टू एबिटा के हिसाब से हो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से हो या री रेटिंग इन द वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे हो, तो ये सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है. सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज के आने वाले समय में यहाँ पे भी काफी ज्यादा एक्शन दिखाई दे सकती है. सो दिस वाज द सेकंड न्यूज ऑन माय थिंग. The third one is Public Bank of China. सॉरी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पीबीओसी. पीबीओसी ने आईसीआईसीआई बैंक में स्टेक लिया है. ये न्यूज वापस मार्केट में चलनी शुरू हुई है. पहले एचडीएफसी लिमिटेड पे नाम आया था, बजाज फाइनेंस का भी शायद नाम था, थोड़ा बहुत स्टेक लिया था. देन अभी आईसीआईसीआई बैंक पे भी वो नाम आ रहा है. सो आई थिंक वी शुड नॉट बी वरीड टू मच अबाउट दैट. ये जो क्यूआईपी आई थी 15,000 करोड़ रुपए की, तो जिसमें अराउंड 37 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने शायद इन्वेस्टमेंट्स किए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई विल जस्ट क्रॉस चेक दैट अगेन. सो जस्ट अ सेकंड ना, आई स्टिल फील कि वही होगा शायद. मेरे जो नंबर्स जो मेरे सामने आए थे, यस, आई थिंक 37 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी आईसीआईसीआई बैंक में क्यूआईपी के थ्रू. सॉरी, 357 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी. सो 357 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट्स की थी, जिसमें से पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ये भी एक नाम था जिसने आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं. बट फ्रेंड्स, डू नॉट गेट वरीड, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा स्टेक नहीं लिया है. 0.006%, 0.006% का स्टेक पीबीओसी ने आईसीआईसीआई बैंक में लिया है. तो वी शुड नॉट बी वरीड. और ये जैसे ही मार्केट में हंगामा हो जाएगा, आई थिंक जैसे धीरे धीरे हंगामा वापस शुरू हो जाएगा स्टॉक पे, तो शायद थोड़ा बहुत निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है. बट आई थिंक दीज आर ऑल, इफ यू आर पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट ऑन your ICICI bank, so this should not be the reason to sell or all those things. But जैसे ये न्यूज आनी शुरू हो जाती है, पीबीओसी को लगता है यार कहाँ से आ गए और इन्वेस्टमेंट कर दी. और अल्टीमेटली आई थिंक we will not be surprised in coming quarters we will get a news that उन्होंने वापस सेल भी कर दिया है. So ये तीन मेजर न्यूज थी जो I wanted to share with you people, जो मुझे लगी थी कि आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए. मेजरली इसमें से एचडीएफसी बैंक की न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. जैसे आप लोगों ने देखा था, इंफोसिस में भी ये जब न्यूज आई थी, विसल ब्लोअर का कंप्लेंट जो हुई थी, वो थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस मैटर था. तो वहां पे पहले भी कुछ कंप्लेंट्स आई थी विसल ब्लोअर्स के थ्रू ऑन दैट इशू. उसके लिए हुआ था स्पेसिफिकली मिस्टर सलील पारेख के बिहेवियर के को लेकर कुछ लोगों ने कंप्लेंट की थी. बट फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में जो बातें की थी वो कहीं पे भी तथ्य नहीं था. और उसी वजह से मार्केट ने जब वो सारी चीजें क्लैरिफाई हो गई तो उसे रिवॉर्ड भी किया. सो वो चीज भी है. तो आई थिंक विथ एचडीएफसी बैंक ऑल्सो, वैसे ही मार्केट ने इसको ज्यादा भाव नहीं दिया, बट अगर आने वाले समय में कुछ ज्यादा चीजें हो भी जाती है, आई स्टिल फील की थिंग्स शुड बी नॉर्मल आफ्टर सम टाइम, सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम विद दैट. सो ये तीन न्यूज के बाद वी विल सी अगर मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के ले पाऊंगा. सो आई विल जस्ट सी. सो मिस्टर दिनेश रेड्डी इज आस्किंग, सर कैन वी स्टिल स्टिक विथ एयरटेल फॉर लॉन्ग टर्म 2 to 3 years? सो मिस्टर दिनेश जी, 2 से 3 साल लॉन्ग टर्म नहीं होता है. आज अगर हम देखेंगे तो लेस देन 3 years का इन्वेस्टमेंट होराइजन इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, एंड फॉर दैट you should go and invest into fixed income securities. वो लो yield instruments होने चाहिए. 2 से 3 साल मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा. I do not know what will happen to Bharti Airtel in next 2 to 3 years, but I still feel अगर longer horizon के हिसाब से देखोगे तो both the companies Jio and Bharti Airtel, I'm not talking about Vodafone, both the companies have very good future in coming years. The average revenue per user should increase in next 3 to 5 years, and the chances of that particular growth in ARPU in next 3 to 5 years could be almost 100%. तो उस हिसाब से एक अच्छा ग्रोथ वहां पे नजर आता है. दो there will be another big expense on telecom companies, and that would be कि भाई ये जो स्पेक्ट्रम निकलेगा 5G का, उसका जो पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिक्वायर बिग अमाउंट्स. But ARPU should take
care of that thing, but long term के हिसाब से I still feel telecom sector is looking good. जो consolidation होना था वो हो चुका है. That's what I genuinely feel. Mr. Nilesh Patel is asking, sir, what is your view on Motherson Sumi? तो ये डीमर्जर का जो चीज हुआ है, देयर वर लॉट ऑफ निगेटिव फीडबैक्स जो कंपनी को मिले थे, उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है. सो वहां पे एज अ सेक्टर अगर हम बात करेंगे तो आई स्टिल फील देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस. So overall, sector-wise, this particular year, 2020-21 and 21-22 could be a very sluggish for auto industries. Though base हो सकता है फॉर्म हो चुका है इन कंपनीज में. So if you are an aggressive kind of investors, one can take an informed call after analyzing the sector properly and asking for the advices. I still feel the downside is limited in this particular sector because the kind of value erosion we have seen in auto industry, I do not feel कि हम वापस वही लोज शायद यहाँ दिखेंगे. दो everybody has discounted next 2 to 4 quarters के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो काफी ज्यादा खराब रह सकते हैं. तो उस हिसाब से यहाँ पे वो प्रेशर स्लगिशनेस स्पेसिफिकली ऑटो एंसिलरी कंपनीज पे और ज्यादा बनता हुआ नजर आ सकता है. वैसे भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जब आने वाले समय में आएंगे तो यहाँ मदरसन सुमी जैसी कंपनीज को शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज electric vehicles means number of parts are going to go down and that is not positive for auto ancillary companies. तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर तो इस कंपनी पे भी रहेगा. So that's why एडवाइजर को पूछ के वो कॉल लेना चाहिए. रिगार्डिंग आरबीएल बैंक, प्रेफरेंस शेयर्स का इशू पता जब होगा तो थोड़ी सी सिचुएशन इंप्रूव होगी, बट प्रेशर तो इस बैंक पे भी बहुत ज्यादा रहने वाला है आने वाले समय में. जैसे हमने हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि आई थिंक अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में एलोकेशंस लेने तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी विथ मार्केट लीडर्स बट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, नॉट फ्रॉम द पीएसयू सेक्टर. सो दैट इज वन थिंग. इट्स नॉट एन डायरेक्ट एडवाइस बट यू कैन से कि आपने वैसे ही कॉल लेना चाहिए. Regarding Cholamandalam Investment and Finance Company, I still feel it's a good company. NBFCs में one of the best NBFCs या managed company है, strong group को belong करने वाली ये कंपनी है. So जो requirement होगी पैसा raise करने की, I think the promoters would be in a good position to raise that particular thing. So वैसा problem नहीं है, but as a sector there is a lot of trouble which we are going to face. तो वहां पे प्रेशर बन सकता है मार्जिन्स वगैरह पे, या फिर एनपीएस के इश्यूज भी पॉप अप हो सकते हैं. सो यू शुड बी रेडी फॉर दैट. सो 80 पीपल आर वाचिंग एंड ओनली 31 लाइक्स. सो ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है हमारे लाइव सेशन के साथ. सो लेट्स स्टार्ट एंड इंक्रीज द लाइक्स लिटिल बिट मोर. Mr. Yashasvi Gupta is asking, hello sir, what is your view on HDFC small cap fund, Axis Bank, blue chip fund for long term purpose? सो स्मॉल कैप फंड स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे लास्ट 2-3 सालों में जो अनपरफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा है. बट हमेशा अगर हम देखते हैं ना तो उसके पहले के अगर 2-3 साल देखेंगे तो द आउट परफॉर्मेंस वाज फेनोमिनल. यू कैन कंपेयर इट विद एनी स्मॉल कैप फंड, बट लास्ट 2-3 years द परफॉर्मेंस इज बैड. So normally ये cyclicality could be there, so one needs to be sure about that. तो वो चीज है. So पैरामीटर्स पे कुछ जगह पे हमें निगेटिव लग रहा है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, नो डाउट अबाउट दैट. ओवरऑल एचडीएफसी फंड ही स्लगिशनेस के दौर से गुजर रहा है. But if so that's why, so this cyclicality of the performance always suggests me to look at the rolling return analysis. तो हमारा जो mfedna.in ये पोर्टल है वहां पे हम रोलिंग रिटर्न का एनालिसिस आप लोगों के लिए प्रेजेंट करते हैं. सो लास्ट 10 सालों का एनालिसिस करके 3 year 5 year 7 year का एनालिसिस करते हैं हम पॉइंट वाइज रोलिंग रिटर्न्स कैसे आए, और उसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके प्रोबेबल लो एंड प्रोबेबल हाई रिटर्न्स हम सजेस्ट करते हैं कि भाई ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है. मतलब देयर इज अ चांस, बेल कर्व जो होता है जिसमें 5% का अगर प्रोबेबिलिटी हम छोड़ दे तो 90% ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज दैट कि हमने जो रेंज आपको दी है वहां पे वो फॉल हो सकता है. ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ पैंडेमिक थिंग्स कंप्लीटली वो कैलकुलेशंस गलत कर देते हैं, बट स्टिल आई फील कि दैट इज अ वेरी गुड टूल टू यूज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इनटू म्यूचुअल फंड्स. सो वहां पे जाके आपने वो देखना चाहिए. मेरा सजेशन रहेगा, देयर इज नथिंग directly buy or sell or hold. I don't want to give any call because I do not know your risk profile, but small cap allocation should be more than 10 years plus kind of allocations. तो ये आपने याद रखना चाहिए. बाकी एक्सिस ब्लू चिप फंड अगेन शॉर्ट टर्म में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ है. लास्ट अगर 2-3 साल का परफॉर्मेंस हम आप देखोगे तो काफी अच्छा रहा है, बट देयर इज अ रीजन फॉर दैट बिकॉज दे हैव टेकन कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स, फोकस्ड बेट्स लिए, एंड दैट्स व्हाई दे हैव वन द बैटल. बट यहाँ पे लार्ज कैप में वैसे ही बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं कि भाई फंड्स में जाना है, इंडेक्स फंड में जाना है या एक्टिव फंड्स में जाना है, नोबडी नोज. या
हम टॉप कंपनीज को एलोकेशन ले ले, सो वो भी एक नया थॉट प्रोसेस निकल के आ रहा है। जैसे सेंसेक्स का आप एलोकेशन देखोगे तो टॉप 6 कंपनीज में 53% का एलोकेशन है सेंसेक्स में, एंड दैट इज क्वाइट a lot of concentration in Sensex kind of index. So उस हिसाब से लार्ज कैप में there will be, I think, the debate आपके लिए मतलब ऑप्शंस are very high और large number of options are available, so वैसे आपने देखना चाहिए. So but recent performance is good, no doubt. Concentrated bets है, so aggressiveness है फंड में compared to an index और बाकी के भी, मतलब ओवरऑल निफ्टी 100 का इंडेक्स भी अगर आप देखोगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा है. एफएल इंडिया पर आपका वीडियो डालने वाले थे, कब डालोगे? सो यस आई नो, एफएल इंडिया का हमारे साइड से पेंडिंग है. So hopefully I think in coming week we should be able to upload that video. रिसर्च का काम चल रहा है. इफ यू आर अ स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्राइबर तो वहां पे आपको उसके रेटिंग्स और पॉइंट्स मिल जाएंगे एफएल इंडिया के लिए. सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. सो जल्द वहां पे वो अपलोड होने वाला है. मिस्टर आनंद कुमार इज आस्किंग, सर रोजरी बायोटेक कंपनी कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म? आई थिंक रोजरी बायोटेक का आईपीओ का हमने एनालिसिस किया था, तो वहां पे मुझे कंपनी में कोई निगेटिव नहीं लगा था, बट एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी कंपनी 1000-2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी में मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, दैट वाज माय पॉइंट, नथिंग एल्स. बट वहां पे बहुत सारे लोगों ने उसे निगेटिव लिया और उन्होंने बोला सर आपकी वजह से हमने इन्वेस्ट नहीं किया और हमें लिस्टिंग गेन्स नहीं हुए. तो अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कोई ऐसे गलत नहीं बोला था, बट लिस्टिंग गेन्स मैंने पॉसिबिलिटी भी बोली थी. बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कुछ ऐसा अलग डाइवर्सिफिकेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, बिकॉज देयर डिपेंडेंसी ऑन हाई डिपेंडेंसी ऑन वन पर्टिकुलर कंपनी, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर. सो दैट वाज माय मेन कंसर्न. सो उसके हिसाब से अगर बाकी कंपनीज अवेलेबल है मार्केट में, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट. दो रोजरी बायोटेक इज अ गुड कंपनी, और वैसे देखा जाएगा तो अनसर्टेन टाइम्स में डिपेंडेंसी ऑन दिस काइंड ऑफ एचयूएल लाइक काइंड ऑफ कंपनी इज ऑलवेज गुड. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग. तो ये नहीं बोलूंगा क्या इन्वेस्ट कर दिया कुछ भी होने बहुत खराब होगा आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ. नो, आई डू नॉट थिंक सो. इट्स अ गुड कंपनी, वेल मैनेज्ड कंपनी, बट there are a lot of other specialty chemicals companies also. So small cap में मैं normally suggest करता हूँ it's better to go with funds rather than stocks, because you do not have that kind of in-depth knowledge or information about that company, because these are small and mid-cap companies. So बहुत ज्यादा public domain में knowledge available नहीं होता इन companies का. So that is the one reason. बाकी अभी तो मुझे ऐसा कोई problem नजर नहीं आ रहा है कंपनी में. It's a good company. Mr. Kaushik is asking, hi sir, whether an investor should diversify his stock portfolio across different sectors or to invest with his circle of confidence. So I think आपने आपका आंसर दे दिया. सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर कोर कॉम्पिटेंस आपका अगर आपको समझ में आता है वो प्रॉपरली वो बिजनेस, तो डेफिनेटली देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बिकॉज यू नो कि डाउन साइड क्या हो सकता है, अपसाइड क्या हो सकता है. सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की हमने अगर बात की है या फिर सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस की हमने बात की है, तो उस हिसाब से. बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आई डू नॉट हैव दैट इंफॉर्मेशन, या मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम भी अवेलेबल नहीं है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विथ फंड्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स वाले डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में जाना ही सही रहेगा. अगर आप खुद से मैनेज कर सकते हो तो वहां पे भी आप डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेशन लेके इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल. आई थिंक कंसंट्रेटेड बेट लेना या फिर सेक्टर वाइज बेट लेना अगर आपको लगता है, तो यू शुड नो ऑल दोस थिंग्स प्रॉपरली, तभी आपने वो कॉल्स लेने चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. Mr. Abhishek Gulati is asking, sir, what's your view on Hindustan Aeronautical Limited? So defense sector, so there is a good news about this कि defense sector में जो 100 plus जो components है उनके imports हमने रोक दिए. So और एक thought process नजर आ रहा है कि जो आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं, self reliance, तो definitely ये एक positive होगा sector के लिए. तो उस हिसाब से एक positivity बन सकती है. But I have not analyzed this company from the financial angle. तो उस हिसाब से आई विल नॉट बी राइट पर्सन टू कमेंट. अगर मेरे एनालिसिस में आता है ये चीज, तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू. मिस्टर आनंद कुमार इज आस्किंग अबाउट सनटेक रियलिटी. नो सॉरी मिस्टर आनंद, रियलिटी सेक्टर पे आई एम नॉट एट ऑल पॉजिटिव. हो सकता है मैं मतलब कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो रियलिटी सेक्टर में, बट मुझे लगता है ये सेक्टर काफी ट्रबल से जा सकता है. सो दैट्स व्हाई आई नॉर्मली अवॉइड taking any allocation to real estate sector. So that's my personal opinion, not necessarily कि आपको भी वही opinion लेना होगा. Mr. Keshav is asking, hi sir, what are your views on LIC upcoming IPO? तो देखते हैं यार, आने तो दो उसको एक बार. मतलब व्यू तो अच्छा ही है, मतलब आना तो चाहिए. आई थिंक ये कंपनी अगर लिस्ट होगी तो हमें पता भी चलेगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है LIC में.
सो कितना पैसा है, कितने अनक्लेम्ड अमाउंट्स है उनके पास, तो वो सारी चीजें पता चलेंगी. सो आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग एनालिसिस टू डू, बट उसके लिए डेटा अवेलेबल होना चाहिए. अभी तो ज्यादा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है. Next. Mr. Manideep is asking, sir, why the returns will be very high whenever there is a crisis? Is it only due to pent up demand? I think नहीं, आई थिंक आपका क्वेश्चन पेंट अप डिमांड से क्यों है, मतलब रिटर्न्स और पेंट अप डिमांड का कुछ लेना देना नहीं है. आई थिंक आपको ये कहना है कि क्राइसिस के बाद नहीं यार, मुझे क्वेश्चन ही क्लियर नहीं लग रहा है. मनीदीप, आप एक बार फिर से क्वेश्चंस क्या है आपका एग्जैक्टली, तो वो लिखिए, तो मैं आई विल बी एबल टू आंसर. मिस्टर रेहान इज सेइंग टीसीएस और इन्फोसिस में एसआईपी कर रहा हूँ सर, प्लीज बताओ दोनों कंपनी ठीक है. अरे बढ़िया कंपनी है यार, लार्ज कैप कंपनीज है, हेवी वेट है, इंडेक्स हेवी वेट है. सो एक पैसिव स्ट्रेटेजी के हिसाब से आईटी सेक्टर में अगर आप लीडर्स के साथ रहोगे तो कुछ बुरा तो डेफिनेटली नहीं होगा आपके एलोकेशंस के साथ. हाँ, बट आपने बहुत ज्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए. एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन की रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन सही रहेगी आपके लिए. अविनाश इज आस्किंग, अभिषेक इज आस्किंग, कैन मार्केट्स कम डाउन इन मंथ और टू? पता नहीं अभिषेक जी, आई थिंक मैं बहुत खराब हूँ ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए. लॉन्ग टर्म में अगर आप पूछोगे कैसा रहेगा मार्केट, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5-10 साल के हिसाब से तो मुझे काफी बढ़िया ग्रोथ स्टोरी अभी भी नजर आती है. Mr. Srikanth Vaidya is asking, sir, if SBI AMC list, will it affect HDFC AMC? डेफिनेटली यार, अपॉर्चुनिटीज अगर ज्यादा बढ़ेंगी तो वो प्रीमियम वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है. एंड दैट्स हाउ, जब कंपटीशन बढ़नी शुरू हो जाती है तो वहां पे पी रेशो की री रेटिंग हो सकती है. बट ये दोनों तरफ से हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही तरफ से. बिकॉज वहां पे अगर एसबीआई एमएफ लिस्ट हो जाएगा और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज के एनालिसिस होगा, और वहां पे अगर एचडीएफसी एएमसी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे बीट करता हुआ दिखेगा सारी अदर एएमसीज को, सो फिर री रेटिंग ऊपर के साइड में भी हो सकती है. बट अगर एसबीआई अच्छा करेगा या फिर यूटीआई का भी एएमसी का आईपीओ आ रहा है, तो वहां पे एक कंपैरेटिव एनालिसिस ज्यादा रहेगा. आज अगर आप देखोगे तो जो निप्पॉन एएमसी है और एचडीएफसी एएमसी, इन दोनों में कंपैरिजन होता है, और वहां पे जो वो कंपैरिजन में हेवी वेट बनता है उसका एलोकेशन थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ जाता है. तो ये सारी चीजें जैसे जैसे एलोकेशंस बढ़ेंगे या फिर सॉरी लिस्टिंग बढ़ेगी उस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो वो कंपटीशन तो बढ़ने ही वाली है. सो 104 पीपल आर लाइव एंड ओनली 59 लाइक्स. So let's take this like count to 100. So start liking this video, दोस्तों. शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ भी. There should not be any problem. Mr. Kaushik is asking about your views on HDFC AMC and UTI AMC. Anytime HDFC AMC यार, मतलब उसमें कोई यही नहीं है, कोई इशू नहीं है मुझे. Next. Mr. Ravi Chandra is asking, can you suggest any companies in renewable energy sector? Your opinion on Sterling and Wilson Solar? नहीं यार, I'm not very positive on that. मैंने एक बार एनालिसिस किया था, I did not find anything worth investing my money. So that's why I can say that. So बाकी आप आपके एडवाइजर को पूछ के एक कॉल ले सकते हो. बट कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड दैट. रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही लग रहा है. तो आई थिंक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस में अगर आप देखोगे तो जो ये नेचुरल गैस के सेक्टर से, आई थिंक वहां पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. सो इट्स बेटर टू लुक एट दैट पर्टिकुलर सेक्टर. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम. Next. Yes, it is asking, I purchased Finland Club financial planning course but not showing in my course. Please help. Sorry, Shreya, please write it to the customer care. वहां पे आपको email ID मिला होगा, तो उनको लिखिए. The team should be in a position to help you on that front. Mr. Devil is asking, sir, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के बारे में बताइए कुछ. हाँ, तो आज हमने बात की थी एनपी शो पे, नीरजन परिमल शो का आपने आज वीडियो देखा है, इसीलिए आपने पूछा है कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ बताइए सर. तो कैसा होता है, सो अगर बैंक के पास जो एफडीज आते हैं या इंटरेस्ट जो भी डिपॉजिट्स आते हैं, बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स आने शुरू हो जाते हैं और बैंक के पास कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं होती है टू लेंड, तो ऐसी सिचुएशन में बैंक क्या बोलेगा कि भाई आपने अगर से एग्जांपल 5% की एफडी की और मार्केट में लोन देने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बैंक बोलेगा भाई 4% पे एफडी की. फिर भी अवेलेबल नहीं, फिर 3%, फिर 2%, फिर 1%, फिर 0%. फिर बैंक बोलेगा भाई अगर तुझे मेरी बैंक में पैसा रखना है तो आई विल चार्ज यू इंटरेस्ट ऑन दैट. आई विल नॉट गिव यू एनी इंटरेस्ट, आई विल चार्ज यू इंटरेस्ट ऑन दैट. अगर आपको पैसा बैंक में रखना है तो
तो ऐसे इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट सिनारियो। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अराउंड 70 to 75% ऑफ द जो डेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो निगेटिव टू 1% यील्ड में ट्रेड कर रहे हैं, -1 to 1%। सो दिस शोज दैट कि देयर इज लैक ऑफ डिमांड फॉर क्रेडिट यानी कि लोन्स। सो लोन्स की डिमांड बहुत ज्यादा कम है वहां पे, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। और इसीलिए हमने जैसे बोला कि अगर 100 रुपए पे कोई 1 रुपए का इंटरेस्ट देता है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हुआ, उसका पी रेशियो ऑफ दैट सिक्योरिटी हुआ 100। तो उसके कंपैरिजन में अगर मार्केट 30-31 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहे हैं तो फिर वो सस्ते हैं वो डेट से, एंड दैट्स व्हाई मार्केट में पैसा आ रहा है। क्योंकि बहुत सारा ये जो फ्री मनी प्रिंटिंग हुआ है डेवलप्ड वर्ल्ड में, वो जो पैसा है वो अपने रूट्स ढूंढ रहा है। कुछ लोग डेवलप मार्केट्स में इक्विटीज में जा रहे हैं, कुछ लोग इमर्जिंग मार्केट्स के इक्विटी में जा रहे हैं, और कुछ लोग गोल्ड में भी जा रहे हैं या फिर सिल्वर में जा रहे हैं। जो भी एसेट उनको लगता है स्पेकुलेटिव, वो शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। दैट्स व्हाई वी आर सीइंग वेरी हाई लेवल्स इन द मार्केट्स। तो ये हमने समझना चाहिए। सो दिस वाज द रीजन why markets are rising, because of the negative interest rates in most of the countries, developed countries. So that is the reason. Mr. Srikant Vaidya is saying which is better among IGL and MGL? तो इसका quantitative analysis कल रिलीज होने वाला है, तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा ऑन यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी चैनल। Mr. Sandeep is asking about your view on persistent stock. It's a good stock, no problem. Company is also very good. A lot of my friends work in that company and they're very, very happy with the companies. But overall, जो एक aggressiveness है वो थोड़ा सा कम है compared to other companies. अगर aggressiveness के हिसाब से अगर आप कोई IT कंपनी को देखना चाहते हो तो you should look at Mindtree and L&T Infotech. So I hope those companies will not disappoint you. This is not a direct advice. आपके एडवाइजर को पूछ के आपने इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। अगर यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से आपको कुछ पोर्टफोलियोज पे एडवाइस चाहिए, एडवाइस मतलब रेफरेंस पोर्टफोलियो चाहिए टू बिल्ड योर पोर्टफोलियोज, तो वहां पे हमारी वेबसाइट investindia.in पे जाइए, वहां से आप लोग मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड फ्रीडम 12 ये कूपन कोड भी वहां पे अवेलेबल है, एंड सही मतलब वो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो बिल्डिंग में काफी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट Mr. Keshav is asking, Grofers is planning for IPO next year. Your views? No views, yaar. I don't have any information handy on that, so I don't have any new view on that. Next. अच्छा वही questions आ रहे हैं। So MNGL महानगर गैस पे आपका क्वेश्चन है, वो तो मैं कल आप वहां पे आंसर कर दूंगा। Srikant Vaidya is asking, sir, will IEX has growth opportunity? Yes, there are a lot of growth opportunity. एनर्जी एक्सचेंज जो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, तो इस पे भी एक डिटेल वीडियो आने वाला है हमारी यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल पे। ये स्टॉक हमारी रिसर्च टीम के रडार पे है एंड वी हैव वेरी पॉजिटिव फीडबैक ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो जल्द ही वो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा वहां पे। सो वो रादर देन यहाँ पे शॉर्ट आंसर देने की वजह आप वहां पे देख सकते हो, या फिर हमारा स्टॉकोमीटर प्लस जो प्रोडक्ट है ऑन investindia.in वेबसाइट, वहां पे उसको रेटिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी उस पर्टिकुलर स्टॉक पे। सो आई थिंक फ्रेंड्स, तो ये एक शॉर्ट नोटिस पे लाइव सेशन करने की कोशिश हम कर रहे थे। Mr. Akhil Rao is, sir, why do you discourage investors from investing in small caps with high growth potential? History is witnessed that big money is made by identifying potential multi-baggers in early phase. Definitely, Mr. Akhil Rao, I completely agree with that. बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर सही में आपको, अगर आप वो कर सकते हो तो आपको सही में लगता है कि मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स वो कर पाएंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी अगर कैपेसिटी है उस कंपनी को प्रॉपर्ली एनालाइज करने की, सारी चीजें पता करने की, उनके एनालिस्ट मीट अटेंड करने की, समझने की, तो फिर हो सकता है डेफिनेटली आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। बट एक रिटेल इन्वेस्टर कहीं वीडियो देख के या फिर कुछ किसी टिप को देख के अगर किसी स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो पैसा नहीं बनता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा एग्जैक्टली जा कर रहा है, तो ही आपने इन्वेस्टमेंट्स स्मॉल कैप स्टॉक्स में करनी चाहिए। बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज जल्दी समझ में नहीं आते स्मॉल कैप कंपनीज के। वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो लार्ज कैप कंपनीज के अवेलेबल होती है, जो स्क्रूटिनी लार्ज कैप कंपनीज की होती है। स्मॉल कैप कंपनीज की इतनी हो नहीं पाती है, वॉल्यूम्स कम होते हैं। अगर एक नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो फिर लोअर सर्किट लग सकते हैं स्मॉल कैप कंपनीज को, बिकॉज वहां पे वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं। सो ये सारी चीजें समझ के मैं बोल रहा हूं, नॉट ब्लाइंडली कह रहे नहीं जाइए कीजिए, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल लूजिंग मनी इन स्मॉल कैप्स।
बिकॉज दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट कंपनी. सो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं. सो अगर आपकी वो कैपेसिटी है टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज एंड देन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी, डेफिनेटली आपने करना चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट, नो डाउट. बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आपके पास उतने रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद अ स्मॉल कैप काइंड ऑफ फंड. जो फंड मैनेजर ऑन योर बिहाफ इज डूइंग दैट थिंग एंड ही हैज ऑल द रिसोर्सेस to analyze a company. I have seen so many fund managers, small cap fund managers coming to Pune and meeting those companies. Whenever they come to Pune, if they have meets with us, so वहां पे जो पता जब obviously they do not tell us the name of the company, but they tell that कि I come here for meeting a few managements of small, obviously उतना वो बता सकते हैं हमें कि स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज है, नॉट लार्ज कैप कंपनीज. बिकॉज पुणे में कोई भी आता है तो ऐसा लगता है कि भाई शायद भारत फोर्ज से मिलने आए या फिर बजाज से मिलने आए, तो उस हिसाब से. सो बट देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज आल्सो, तो वहां पे वो मिलते हैं, पूछते हैं, एंड दीज स्मॉल कैप मैनेजमेंट्स कैन नॉट tell lies to these management people, these fund managers, because they know that they can't do anything with their stocks in the markets. So that's why. So वो projections वगैरह करने की कैपेसिटी उनकी हमेशा ज्यादा होती है. That is the reason. बाकी कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आपने बिल्कुल मतलब नहीं करना चाहिए. आपको आता भी है तो भी आपने नहीं करना चाहिए. Not like that. So I just want कि retail investors उस चीज से अगर दूर रहेंगे, so it is good for that. So 86 likes, 121 people, हाईएस्ट है अब तक का अपना ये 121 people देख रहे हैं इस वीडियो को, और सिर्फ 86 लाइक्स है. तो लेट्स टेक दिस काउंट टू मोर देन 100. Mr. Onkar is saying, sir, please make a detailed analysis video on how to analyze cash flow statement, and sir, what's your view on iron exchange? So cash flow statement पे हमारे एजना इन्वेस्टमेंट अकेडमी पे वीडियोस है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो. बाकी आने वाले समय में डेफिनेटली वी विल ट्राई एंड मेक मोर नंबर ऑफ वीडियोस ऑन दैट फ्रंट आल्सो. अगर आपके कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होंगे, बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड फ्यू ई लर्निंग कोर्सेस ऑन finlearnclub.com, तो वहां पे भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों को मिल सकता है. और वहां मैं और नीरज सर मिलके आई थिंक आप लोगों को सिखाते भी है, ह्यूमर भी रहता है, सारी चीजें रहती है. सो इट विल बी क्वाइट एंटरटेनिंग सेशंस देयर. सो जरूर finlandclub.com को आप विजिट कर सकते हो. So Lama is asking, SBI card overpriced now. So SBI, आप समझिए, SBI card has gone through a good amount of correction. Definitely ये साल चैलेंजिंग रहेगा, एनबीएस के भी प्रेशर बनते हुए नजर आ सकते हैं, बट द काइंड ऑफ मार्जिन्स दिस कंपनी एंजॉयज, आई थिंक द मार्जिन्स विल बी फेनोमिनल. आने वाले समय में I still feel a good long-term future is available for this particular company. Though I normally say that कि मैं जो stocks, जो products use करता हूँ उसी companies में invest करना चाहता हूँ या फिर मैं suggest करूँगा. But ये एक ऐसी stock है जो मैं कभी वो product use नहीं करना चाहूँगा. But I know a lot of millennials are going to use that product, and that's why the earning visibility and the under penetration in that sector, card sector, credit card specifically, जो under penetration है वो बहुत ज्यादा है. तो आने वाले समय में वो भी penetration बढ़ता हुआ नजर आ सकता है. So organic growth is quite very much available there, and that's why it's an interesting company to be in. So that's why I always say that कि ये आपकी radar पे होनी चाहिए ये particular company. So there should not be any problem. Mr. Sagar is asking, sir, your views on Bata India for long term. Definitely we are positive on footwear industry, though मतलब growth point of view से ऐसे बहुत बढ़िया numbers आपको नहीं मिल सकते, but margin point of view से, operational efficiency point of view से, I still feel there is a lot of scope available for those companies. So I do not feel Bata हो या Relax हो, दोनों companies काफी अच्छी लगती है, but this is not a direct advice to you. Then sir, your views on Muthoot Finance for long term gold loans. जब बड़ी बड़ी बैंक्स वगैरह आपको वहां पे फॉलो करने की कोशिश करें तो आप समझना चाहिए कि आप यू आर इन अ वेरी गुड बिजनेस. तो उस हिसाब से अर्ली मूवर एडवांटेज तो इनके पास रहेगा ही, एंड कोर कॉम्पिटेंस उनका गोल्ड लोन्स का है. तो आई डू नॉट फील देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम. तो यहाँ पे री रेटिंग ऑलरेडी होती हुई नजर आ रही है मुथूट फाइनेंस की, जो एक लो पी रेशियो पे ट्रेड होती थी ये कंपनीज अभी काफी अच्छी पी रेशियोज पे ट्रेड हो रही है, एंड इट कैन कंटिन्यू. बहुत लोगों को लग रहा है ये जो 75% से 90% तक का लोन टू वैल्यू रेशियो लेके गए गोल्ड लोन्स के लिए, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर बैंक्स, और उसकी वजह से बैंक्स विल लेंड अ लॉट. आई डू नॉट फील कि वैसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. वैसे भी ये जो कंपनीज है मुथूट फाइनेंस वगैरह, इनका जो एवरेज लोन टू वैल्यू रेशियो है वो 55% टू 60% तक होता था. अभी तो गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ गए तो उसके हिसाब से और वो रेशियो नीचे आ जाएगा. सो वो कोई एक रीजन नहीं होगा कि वहां पे वो स्टॉक को परफॉर्मेंस खराब हो सकता है. तो आई डू नॉट फील कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम विद दैट.
नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर सद्दाम अंसारी इज आस्किंग सर, स्टॉक्स पे एसआईपी करना है तो क्या एवरी मंथ प्राइस देखना चाहिए या एवरी मंथ बाइंग करना चाहिए? बिल्कुल प्राइस नहीं देखना चाहिए, मेरा ये सजेशन रहेगा। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। अगर आप प्राइस देखते रहोगे ना तो फिर आप स्पेकुलेटिव हो जाएंगे। आपका डोंट टेक मी अदरवाइज, बट मेरा भी वो ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर हम बीच में डालेंगे ना डिसिप्लिन के में, तो फिर हमेशा वो मिसअप होता है। सो वो मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि इट्स बेटर टू अवॉइड डूइंग दोज थिंग्स। सो ये मेरा सजेशन रहेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि स्टॉक्स में एसआईपी करनी है तो फिर आपने डेट फिक्स कीजिए और उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कीजिए। बहुत ज्यादा प्राइस पे देखोगे तो फिर गलती हो सकती है, नथिंग एल्स। Next. Mr. Raghav Agarwal is asking, sir, your view on Reliance at this price. So Reliance को प्राइस के हिसाब से देखना थोड़ा सा गलत हो सकता है, बिकॉज इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बना हुआ है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो या रिटेल इन्वेस्टर्स हो, सबका। और यहाँ पे बहुत सारी न्यूज भी आ सकती है। सो ज्यादा टाइमिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली फील। दो वैल्यूएशन स्ट्रेच हो चुके हैं, नो डाउट, बट इंटरेस्ट भी उतना ही बना हुआ है। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ बहुत बड़ा करेक्शन होगा तो मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक खरीदूंगा, सो दैट माइट नॉट हैपन, बिकॉज अभी बहुत सारी न्यूज रिटेल फ्रंट पे आ सकती है। सो अभी तो मुझे नजर नहीं आ रहा है वो स्लगिशनेस होता हुआ। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से दो बड़े बिजनेसेस से जो लिस्टिंग हो सकती है आने वाले समय में, एंड दैट कैन एड अ लॉट ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। बीइंग अ होल्डिंग कंपनी हो सकती है रिलायंस इंडस्ट्री, बट स्टिल आई फील the earning visibility for Reliance Industries is looking massive and the growth also looking quite good. So उस हिसाब से आपने सोचना चाहिए। और वैसे भी पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट में सेंसेक्स में जिस कंपनी का वेट है 16% है, वहां पे तो इंटरेस्ट बना ही रहेगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पैसिव वे से आते हैं उनका एलोकेशन तो चलता ही रहेगा इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो उस हिसाब से डिमांड सप्लाई में डिमांड इज लुकिंग लाइक विनिंग दिस शो। सो वो देखना चाहिए आपने। Mr. Sumit is asking about Ashok Leland. So Ashok Leland पे जल्द ही एक वीडियो आएगा यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी पे। आई हैव ऑलरेडी टेकन दैट पर्टिकुलर स्टॉक फॉर एनालिसिस। कुछ क्वेरीज आए थे हमें, सो वो जल्द ही मैं करूंगा वहां पे एनालिसिस उसका। तो यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी पे भी आप हमसे बने रहिए, यहाँ पे ऐसे डिस्कशंस चलते रहेंगे। सो 100 लाइक्स वी हैव अचीव्ड, 130 पीपल आर लाइव हियर। सो ये नंबर हमें बढ़ाते ही जाने हैं अभी। सो माफ कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स के चक्कर में I need to go. One of my family member, मेरे रिलेटिव आए हैं, so that's why I need to go now. So please नेक्स्ट लाइव सेशन में जरूर बहुत और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे आप लोगों से, या फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा तो वो भी वीडियो में वहां पे आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। सॉरी ये थोड़ा सा छोटा सेशन रहा। सो लाइक्स के अगर और काउंट बढ़ जाएगा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा यहाँ से साइन ऑफ करने से पहले। सो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूं कि ये भी एक छोटा सा लाइव सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे लाइव सेशंस और वीडियोस के लिए इस चैनल पे भी बने रहिए, एंड finlandclub.com को विजिट करना मत भूलिएगा। वहां पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग ई लर्निंग कोर्सेस इंटरेस्टिंग वे से आप लोगों के लिए हमने बनाए हैं, तो वो भी आपको काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। और वो जो प्राइसिंग रखा है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रखा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स जो है नीरज सर के, वो स्टूडेंट्स होने की वजह से वहां पे ज्यादा कुछ प्राइसिंग का हमने बहुत ज्यादा नहीं रखा है, बिकॉज वहां रिसर्च वर्क इतना ज्यादा नहीं है। सो इट्स ई लर्निंग प्रोसेस, तो जहां हम इन्वॉल्व होकर बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए अच्छे से कर सकते हैं। सो जरूर उस वेबसाइट को भी विजिट कीजिएगा। और investindia.in पे तो आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स, हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स आपको पता है, तो जरूर उसका भी लाभ आप लोग उठा सकते हो। तो ये एसोसिएशन और ज्यादा बना रहे और ऐसे ही हम लाइव सेशन करते रहे, वीडियोस करते रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।